हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 10th बोर्ड की सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एक चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। और आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश इसी प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको ई बुक्स री नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां क्लिक करना है, वहां से आप ई बुक्स री नोट्स अवेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या बातें सीखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पाठ परिचय। पाठ परिचय में हम क्या क्या जानेंगे? कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, भारत में कृषि के कितने प्रकार मौजूद हैं, शस्य प्रारूप कृषि पद्धति यानी कि ऋतुओं के अनुसार फसल का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। भारत में फसल ऋतुएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी एवं जायद, ठीक है। तो कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारे भारत देश की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, दालें, तिलहन, चाय, कॉफी, कई सारी चीजें जो हैं जो खाने के काम में आती हैं, कुछ पीने के काम में आती हैं, कुछ ना खाने के काम आती ना पीने के काम आती हैं, जैसे कि रबर हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, कपास हो गया। इन सब फसलों के बारे में जानेंगे जो कि भारत की मुख्य फसलें हैं। उसके अलावा खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जो अभी मैंने आपको गिनाई। फिर अखाद्य फसलें, खाद्यान्न में आता है अनाज। अनाज के अलावा बाकी जो फसलें होती हैं जैसे कि सब्जी हो गई, फल हो गई, फूल तो नहीं खाए जाते हैं, सब्जी है, फल है, चाय है, कॉफी है, गन्ना है, ये सारी चीजें अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें जैसे कि आपका जूट हो गया, कपास हो गया, रेशम हो गया, रबर हो गई, ये सारी चीजें। उसके बाद खेती में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से रिफॉर्म करे गए हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत कौन कौन से सुधार करे गए हैं, उनको जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। हमारे भारत देश की कृषि का राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में क्या योगदान है, जीडीपी को बढ़ाने में क्या योगदान है, कितने प्रतिशत हिस्सा है। उसके बाद कृषि क्षेत्र कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, जितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है तो वास्तव में उन्हें पर्याप्त आय प्राप्त हो जाती है क्या कृषि से, और उत्पादन में कितना योगदान है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे कि भारत में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है या गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति हैं उनको खाना मिल पा रहा है या नहीं, यही सुनिश्चित करने के लिए फूड सिक्योरिटी को अपनाया गया है। फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत हम बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक यानी कि सरकार द्वारा जो बड़े बड़े भंडार गृह बनाए गए हैं उनके बारे में जानेंगे, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानेंगे। उसके बाद वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का हमारे भारत देश की कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसको जानेंगे। तो इस तरीके से ये आज के हमारे सारे टॉपिक हो गए जिनको हमें एक एक करके जानना है। ऑलराइट, चलिए अब क्या कहानी बनती है, शुरुआत करते हैं कृषि के प्रकार से। सबसे पहले भारत देश के लिए कृषि है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखें, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या लगभग 2/3 जनसंख्या किस पर डिपेंड है? कृषि पर निर्भर है, यानी कि 67%, लगभग 67% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि कार्यों में लगी हुई है। 67% जनसंख्या का मुख्य रोजगार का साधन क्या है? कृषि है। इसलिए भारत जो है एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। ऑलराइट, ये बात हो गई।
अब बात आती है भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर कृषि प्रकारों की बात कही गई है। तो पहले नंबर का कृषि प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब जीविका निर्वाह का मतलब क्या है? यानी कि उस प्रकार की कृषि में इतना उत्पादन हो कि कम से कम उस व्यक्ति का जीवन चल पाए, वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। उसे क्या कहा गया है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली यानी कि इतना काम वो खेती के द्वारा करेगा कि उस किसान का पेट तो भरेगा, साथ ही साथ उसके परिवार के लिए भी वो उपज पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जाएगी। इसको कहा जाएगा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब इसमें किस प्रकार से खेती करी जाती है? तो इसमें जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से खेती करी जाती है। कैसे खेती करी जाती है? इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर, ठीक है, आदिम कृषि औजारों, आदिम कृषि औजार यानी कि जो पुराने कृषि औजार है, और भूमि का कितना छोटा टुकड़ा होगा? 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होगी। और आदिम कृषि औजार यानी कि पुराने कृषि औजारों का प्रयोग करके, जैसे कि हल, डाव। अब आप पूछेंगे डाव क्या होता है? तो डाव इस आकार का अर्धचंद्राकार यानी चांद के आकार का एक औजार होता है जो कृषि कार्यों में कटाई के वक्त काम में लाया जाता है। ठीक है, और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से कृषि की जाती है। इसमें जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है उसमें किसी बाहर के मजदूर का सहारा नहीं लिया जाता। परिवार के जितने व्यक्ति होते हैं या उस कम्युनिटी के जितने व्यक्ति होते हैं वो स्वयं श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और खेती का कृषि उत्पादन कार्य किया करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार की कृषि किस पर डिपेंड होती है? अब आप सोचें, एक छोटा सा किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और सिर्फ उतनी ही फसल पैदा कर पाता है जितनी उसके परिवार के लिए आवश्यक होती है, और कभी कभी उतनी भी फसल का उत्पादन नहीं हो पाता। तो क्या वो आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकता है? नहीं, वो तो हल का, डाव का, खुदाई करने वाली छड़ी का, इनका प्रयोग कर रहा है। तो क्या वो सिंचाई के अन्य साधन अपना सकता है जो कॉस्टली हैं? नहीं अपना सकता। क्या वो महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वो किस पर डिपेंड होगा? पूरे तरीके से प्राकृतिक खेती पर निर्भर होगा, प्रकृति पर निर्भर होगा। तो इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि इस प्रकार की कृषि सिंचाई के लिए, पानी के लिए मानसून पर, बारिश पर निर्भर करती है। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, मिट्टी के जो स्वयं के नेचुरल पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी जो नेचुरली उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, उस पर डिपेंड करते हैं। और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति पर, ये जिस प्रकार का टेम्परेचर प्रकृति हमें प्रदान करेगी उसी के अनुसार, उसी जलवायु के अनुसार, उतने ही मानसून, उतनी ही बारिश के अनुसार खेती का कार्य किया जाएगा। यानी कि इस प्रकार की कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृषि का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए अगली बात क्या आती है? अगली बात है गहन जीविका कृषि। अब गहन जीविका कृषि, जहां ज्यादा जनसंख्या होती है, ठीक है, भूमि कम है, खेत का एरिया कम है, जहां ज्यादा खेत नहीं है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है। और यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। अब ज्यादा जनसंख्या है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि में पैदावार बढ़ानी है। तो किसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? जैव रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, सिंचाई के नए साधनों का, आधुनिक कृषि औजारों का, इन सब का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप ज्यादा जनसंख्या को जो है फसल दे पाओगे, भोजन दे पाओगे। फिर तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि।
वाणिज्यिक कृषि यानी कि व्यापारिक कृषि। अब ये किस प्रकार की कृषि होती है? तो जब फसल में आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाए। आवश्यकता से अधिक उत्पादन यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन जिसे हम कहते हैं। जितनी हमें जरूरत है खाने के लिए उतना तो किया जाए, साथ ही साथ उससे ज्यादा उत्पादन किया जाए ताकि उस फसल को जो ज्यादा उगाई गई है, हमारे पास जो ज्यादा है, उसको हम बाजार में बेच सकें, उसका व्यापार कर सकें। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण होते हैं आधुनिक निवेशों, यानी कि मॉडर्न तरीके से इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ता है। सीधी बात है, ज्यादा उपजाना है, ज्यादा उत्पादन करना है तो क्या करना होगा? ज्यादा उगाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, आधुनिक तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार इसमें प्राप्त करी जाती है। तो ये रहे आपके क्या 3 प्रकार, तो अभी देख लिए कौन कौन से? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ऑलराइट, 3 बातें देख ली। अब क्या है? एक होती है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है? उसमें पौधों को रोप के फसल को उगाया जाता है और एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। जैसे कि हम बात करें चाय या कॉफी की, तो चाय या कॉफी किस प्रकार की फसल के उदाहरण हैं? रोपण कृषि के उदाहरण हैं। अब ये रोपण कृषि कैसे करी जाती है? तो इस तरीके की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन बनाई जाती हैं, कतारें बनाई जाती हैं और उन्हीं कतारों में उत्पादन कार्य किया जाता है। ठीक है, पौधों को रोपा जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पौधों को रोपा जाता है और कृषि कार्य किया जाता है। ऑलराइट, ऐसी लंबी लंबी लाइन बनी होती हैं, इस तरीके से उत्पादन कार्य किया जाता है। क्लियर हो रही है बात? क्या कहते हो? सब क्लियर हो रहा है बराबर से? क्लियर है? ये क्या है भाई? आसपास मिट्टी तो दिखाई देनी चाहिए ना। ठीक, इस तरीके से कृषि की जाती है और बहुत बड़े फार्म पर खेती करी जाती है, बहुत बड़ी भूमि पर एक ही फसल को बो दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल यानी कि सिर्फ एक फसल बोई जाती है। अब क्या कहानी है? हाँ, अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। शस्य प्रारूप, फसल को बोने का पैटर्न क्या होता है, फसल को उगाने का पैटर्न क्या होता है? तो भारत में ऋतुओं के अनुसार फसल को उगाया जाता है और भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं या 3 तरीकों से फसल का उत्पादन होता है, 3 मौसम में होता है। 3 शस्य ऋतुएं हैं, कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ और जायद। कौन कौन सी है? रबी, खरीफ और जायद। ऑलराइट, ठीक है। अब ये अलग अलग मौसम में उगाई जाती हैं। कैसे? अब जैसे हम रबी की बात करें तो रबी की फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी कि दिवाली के बाद इसका बोना चालू होता है। शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बो दिया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक इसको काट लिया जाता है। अब रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? रबी की फसलें देखें तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, ये सब किस प्रकार की फसलें? रबी की फसलें हैं। अब देखो, रबी शब्द से हम निकालेंगे किसको? रवि को। रवि का मतलब क्या होता है? रवि का मतलब होता है सूरज। सूरज तेज कब होता है? गर्मी के मौसम में। सूरज तेज कब होता है? गर्मी के मौसम में। ये क्या है? रवि है। रवि को क्या कहा जाता है? सूरज। किस फसल की बात हम कर रहे हैं? रबी की। ठीक है, रबी की फसल को कब काटा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो वे फसलें जो जिन्हें तीव्र गर्मी की आवश्यकता होती है वो ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब है। ये है याद करने का तरीका कि रबी की फसलें रवि जब तेज होता है तब काटी जाती हैं, तब तैयार हो जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रवि यानी कि सूरज जब तेज होता है। कौन कौन सी होती? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि आदि। ठीक है, अब क्या है? अब है खरीफ की फसलें। ठीक है, खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं।
खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, तो बारिश कब होती है? जून जुलाई के में होती है, जून जुलाई के महीनों में, और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। अब इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में कौन कौन सी हैं? चावल है, मक्का है, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। ये सब किस प्रकार की फसलें हैं? ये सब खरीफ की फसलें हैं। अब बात करते हैं हम जायद की फसलों की। ठीक, जायद की फसलें, तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच का जो समय होता है, कौन सा? रबी और खरीफ के बीच का समय। रबी की फसल मार्च अप्रैल में काट ली, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई। तो मार्च से जून तक का जो समय होता है उसमें बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? जायद की फसलें कहा जाता है। और जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें होती हैं? मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती इस दौरान करी जाती है। ऑल राइट, क्लियर है? तो ये हो गई आपकी रबी, खरीफ और जायद। अब हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मुख्य फसलें। तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं आपकी चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट। ये सब क्या है? ये सब हैं भारत की मेजर क्रॉप्स यानी कि मुख्य फसलें। इनमें क्या क्या आता है? सबसे पहले बात करेंगे हम चावल की। तो चावल जो है, इस बात को याद रखना है आपको, चावल क्या है? चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है, यानी कि सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज भारत में कौन सा है? चावल। साउथ इंडिया की तरफ आप चले जाओ, चावल ही चावल खाया जाता है। यूपी बिहार की तरफ आप चले जाओ, चावल ही चावल खाया जाता है। आपको लगता होगा भाई रोटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने से संबंधित जितनी भी कहानियां होती हैं रोटी से होती हैं कि भाई 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है, ऐसे रोटी कमाना बहुत मुश्किल काम है, इस तरीके से तो रोटी को मुख्य माना जाता है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। अब बात आती है कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? भारत की मुख्य फसल है, भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, तो क्या भारत में ही इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? नहीं, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चीन में। कहाँ होता है? चीन में। ठीक है, भारत दूसरा है, चीन फर्स्ट है चावल में, और भारत जो है दूसरा है। दूसरा कौन सा देश है? भारत। भारत कौन सा स्थान है भारत का चावल में? सेकेंड। अब याद कैसे रखेंगे इसको? चा से होता है चावल, चा से होता है चीन। क्लियर? चावल चीन फर्स्ट, भारत चावल में दूसरा है। चा से चावल, चा से चीन फर्स्ट है। क्लियर? अब चावल किस प्रकार की फसल है? हमने अभी देखा कि खरीफ, रबी, जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। 3 प्रकार की फसल ऋतु या शस्य ऋतु होती है। ठीक है, तो चावल किस प्रकार की फसल है? चावल जो है खरीफ की फसल है। किस प्रकार की फसल है? चावल खरीफ की फसल है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर की जरूरत होती है, और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्लियर हो रही है बात? किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है, और जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और अधिक आर्द्रता यानी कि पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तभी तो इसे बारिश के मौसम में उगाया जाता है। जो चावल उगाने के लिए धान का पौधा होता है वो पानी में डूबा हुआ होता है। ये देखें भाई, ये बीचों बीच पानी दिखाई दे रहा है, ये धान के पौधे, ये किसान के पैर भी इसमें डूब रहे हैं। ठीक है, तो बारिश कब होगी? बारिश के मौसम में ज्यादा होगी, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब यह कहां कहां भारत में उगाई जाती है? तो देखें, उत्तर पूर्वी मैदानों। ठीक है, उत्तर की बात करें हम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो कहां कहां उगाई जा रही है चावल की फसल? चावल जो है आपको इधर मिल जाएगा, उत्तर पूर्व में, तटीय और डेल्टाई इलाकों में। ये है भारत का तटीय इलाका, ये जो साइड में है। ठीक है, यहाँ पर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से होता है।
अब इसको हम समझ लेते हैं मैप के माध्यम से। ये रहा चावल का मैप। भारत में चावल की अगर हम बात करें तो देखें, ध्यान से देखना है हर एक चीज को। भारत में चावल के उत्पादन को हम देखेंगे। अब ग्रीन कलर पर ध्यान दें, बहुत ही लाइट ग्रीन कलर है हालांकि। तो चावल प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रमुख क्षेत्रों में ये कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं। यहाँ पर हम बात करें उत्तर पूर्वी इलाके, तटीय इलाके और डेल्टाई इलाकों की बात अभी मैं आपसे कर रही हूँ। ये कौन सा इलाका हो जाता है? ये कौन सा इलाका हो जाता है भाई साहब? उत्तर पूर्वी इलाका हो जाता है। ये कौन सा इलाका हो जाता है? उत्तर पूर्वी इलाका हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा भाग हो जाता है? ये कौन सा भाग हो जाता है? ये तटीय इलाका हो जाता है। ये कौन सा भाग है? तटीय भाग है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर डेल्टाई इलाका हो जाता है। उसके पश्चात हम अगले भाग की बात करें तो गौड़ क्षेत्र की बात करें। गौड़ क्षेत्र में ये देखें उत्तरी भाग जो है, गौड़ क्षेत्र में उत्तरी भाग की हम बात करें, ये देखें ये जो उत्तरी भाग है ये गौड़ क्षेत्र में आ जाता है, ऊपर का कुछ इधर साइड का भाग भी। फिर यहाँ का तटीय इलाका जो है, इधर का भाग भी जो है किस में आ जाता है? चावल उत्पादन के गौड़ क्षेत्रों में आ जाता है। ऑलराइट, ये हो गए भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। अब बात करते हैं गेहूं। गेहूं जो है दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहले नंबर पर क्या था? चावल था। गेहूं कौन से नंबर पर है? गेहूं जो है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। कहाँ उगाई जाती है? तो यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा करी जाती है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व और ये हो गया आपका दक्षिण। तो उत्तर और उत्तर पश्चिम, कहाँ कहाँ? उत्तर और ये हो गया उत्तर पश्चिमी भागों में क्या गेहूं की फसल पैदा करी जाती है। अब बात आती है कि गेहूं खरीफ, रबी या जायद किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं है रबी की फसल, क्योंकि गेहूं के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए पड़ता है पकने के लिए। तो यह रबी की फसल है जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु में 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। जब इसको बोया जाता है, ठीक है, तब कितनी आवश्यकता होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और ठंड के मौसम में ही उगाया जाता है। लेकिन जब फसल पकने लगती है उस समय इसमें खिली धूप की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मार्च अप्रैल में कटाई होती है गेहूं की। अब भारत देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो है भाई उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान। उत्तर पश्चिम की बात करें तो गंगा सतलज का मैदान आ जाता है, और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र यहाँ पर है भाई साहब, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र होता है वो आ जाता है किसमें? गेहूं उत्पादन में। ऑलराइट, अब इसको हम मैप के माध्यम से देख लें एक बार। आ जाओ भाई, ये देखो प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो ये रहा आपका इलाका। ठीक है, उत्तर पश्चिम की बात करें तो इधर आपको गंगा सतलज का मैदान मिलेगा। फिर क्लियर है, यहां मुख्य रूप से और यहां जो है गौड़ रूप से उत्पादन किया जाता है। क्लियर है, ये हो गए आपके गेहूं उत्पादन क्षेत्र। ऑलराइट, अब क्या है आगे? कौन सी फसल है? अब है मोटे अनाज। मोटे अनाज को कहाँ उगाया जाता है भाई? कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो ये आती है मोटे अनाजों में क्या क्या आता है। तो मोटे अनाज में हम बात करें तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। कौन कौन से? ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है मोटे अनाज में, जिसे हम मिलेट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद होते हैं। अगली फसल है दालें, और दालों का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है भाई साहब
उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं, यानी कि भारत पूरे विश्व में दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है और सबसे ज्यादा दालें भारत में ही खाई जाती हैं, क्योंकि भारत को अगर कहा जाए तो एक शाकाहारी देश माना जाता है और शाकाहारी व्यक्ति प्रोटीन के रूप में दाल का सेवन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, नमी ज्यादा नहीं चाहिए होती इन फसलों को, यानी कि पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती, आर्द्रता की ज्यादा जरूरत नहीं होती और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, यानी कि जहां मौसम शुष्क होता है, जहां आर्द्रता नहीं होती, वहां भी इन्हें उगाया जा सकता है। अब भारत में कहां कहां उगाया जाता है दालों को, तो भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राजस्थान भी आ गया इसमें क्योंकि इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। राजस्थान कैसा प्रदेश है? वहां पानी कम है बहुत कम है, जलवायु वहां की शुष्क है, टेम्परेचर वहां पर ज्यादा रहता है, तो यहां भी दालों का उत्पादन किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपकी दालों की। अब बात करेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें खाई तो जाती हैं लेकिन वो अनाज में शामिल नहीं होती, जैसे कि गन्ना। गन्ना क्या अनाज में गिना जाता है? नहीं गिना जाता। ठीक है, तो यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना किस प्रकार की फसल है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अब इस फसल के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए। ठीक है, और बारिश कितनी चाहिए इसको? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में गन्ने को बोया जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी जलवायु, कितनी क्या आवश्यकता होती, कितनी वर्षा और कितने टेम्परेचर की। अब हम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गन्ना का। गन्ना कहाँ उपयोग में लाया जाता है? गन्ने से भाई साहब शक्कर बनती है, गुड़ बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब क्या है? तिलहन फसलें। तिलहन फसलें जिनसे तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तिलहन फसलें, ये देखें जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको, सोयाबीन है, ये देखो सूरजमुखी दिखाया जा रहा है। इन सबसे क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर, हमारे देश का जो कुल बोया जाने वाला क्षेत्र यानी कि जितने क्षेत्र पर फसल पैदा होती है पूरे देश के, उसमें से 12% भाग पर तिलहन की फसलें बोई जाती हैं। जिसमें हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत देश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। 50% से भी अधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का होता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश 50% से ज्यादा सोयाबीन उगाता है। ठीक है, अब तिलहन फसलों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? खाना बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इनमें से कुछ तेल के बीज ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ तिलहन फसलें ऐसी भी होती हैं जिनका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक्स बनाने में भी किया जाता है, और उबटन उद्योग यानी कि जो आपके फेशियल वाले प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, स्किन प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में तिलहन फसल का उपयोग किया जाता है, कुछ बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हो गई तिलहन फसलों की। अब क्या है? चाय। चाय, चाय किसका उदाहरण है भाई? चाय की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है, यानी कि चाय के पौधे को रोप कर चाय उगाई जाती है। ऑलराइट, अब चाय क्या भारत की ही फसल है? जी नहीं, चाय विदेश की फसल है, यानी कि चाय चीन से आई थी और अंग्रेज भारत चीन से लेकर आए थे। ये कैसी फसल है? ये मुख्य पेय पदार्थ है। अगली बात क्या है? चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, कोष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो चाय की फसल को उगाने के लिए वर्ष भर गर्म, नम, नम का मतलब होता है आर्द्र,
और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ऐसी जलवायु जब बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, ओस ना गिरे, पाला ना गिरे, ऐसी जलवायु की आवश्यकता होगी। अगर पाला गिरेगा तो चाय का पौधा मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। अब चाय मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है? तो चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में है असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, और तमिलनाडु और केरल है। ये हैं आपके प्रमुख चाय उत्पादक राज्य। अब काहे की बात आएगी? कॉफी। ठीक है, तो भारतीय कॉफी अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है, गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये देखो, ये होते हैं कॉफी के बीज, इनका पाउडर बना के कॉफी बनाई जाती है, और ये जो है कॉफी के फल हैं, इनके अंदर बीज निकलता है। ये क्लियर है? इस प्रकार कॉफी का निर्माण होता है। तो कॉफी, भारतीय कॉफी की अगर हम बात करें, इंडियन कॉफी की बात करें, तो ये अपनी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के लिए वर्ल्ड फेमस है। और कॉफी की खेती कहाँ होती है भारत में? नीलगिरी की पहाड़ियां यानी कि साउथ में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई कॉफी की। अब क्या है? अब है बागवानी फसलें। बागवानी फसलें यानी कि सब्जी और फल। अपन सुनते हैं ना, सब्जी के बाग हैं, फलों के बाग हैं, तो बागवानी फसलें सब्जी और फल की फसलें कहलाती हैं। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है, और भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की 13% सब्जियां कहाँ उगाई जाती हैं? भारत में ही उगाई जाती हैं। इसके बाद हम देखें अखाद्य फसलें। अभी अखाद्य फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जिनको खाया ना जा सके, जैसे कि रबड़। रबड़ को खाया जाता है? नहीं खाया जाता। रबड़ की खेती होती है भाई साहब, अपन घर बैठ के नहीं बना सकते इसको। देखो भाई, ये है रबड़ का पेड़, इसको ऐसे छीला जाता है, उसके अंदर ये वाइट रंग का, सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और उसको इस तरीके से एक बर्तन में इकट्ठा करा जाता है। धीरे धीरे बूंद बूंद करके रबड़ इसमें एकत्रित होती जाती है, और फिर उसको अलग अलग शेप दे दिया जाता है। ठीक है, तो रबड़ किस प्रकार की फसल है, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। अब हम बात करें तो इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए है, नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। फिर इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल के अलावा उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय में गारो पहाड़ियों में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। अब क्या है? अब है अखाद्य फसलों में रेशेदार फसलें। ठीक है, अब रेशेदार फसलें कैसे हो सकती हैं? यानी कि कपास, जूट, पटसन, प्राकृतिक रेशम, ये सब होती हैं रेशेदार फसलें। तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलों के उदाहरण हैं। अब रेशम का उत्पादन करना है तो कैसे होता है भाई? रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़े होते हैं, उनको पाला जाता है। इस तरीके के रेशम के ये कीड़े होते हैं, दिख रहा है आपको? यानी कि बहुत ही भयानक तरीके से रेशम का उत्पादन होता है, आसानी से नहीं होता। इसलिए रेशम की बनी जो चीजें हैं और रेशम जो है बहुत ही महंगा बिकता है। ऑलराइट, तो ये होती हैं रेशेदार फसलें। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कपास की। ठीक है, कपास यानी कि कॉटन। तो बात आती है कि ये किस प्रकार की फसल है? 3 प्रकार की फसलों में ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है यानी कि इसको जून जुलाई में बोया जाता होगा, अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता होगा। ठीक है, तो जिसके उत्पादन के लिए दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में, जो शुष्क भाग होते हैं दक्कन के पठार के, वहां काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में इसकी खेती करी जाती है। क्लियर?
और इस फसल को उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो इसको उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर की, हल्की वर्षा या सिंचाई, पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये देखें, ये रहे कॉटन के पौधे, ये रुई दिखाई दे रही है आपको, कपास के पौधे हैं ये, ठीक है। अब क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कहाँ कहाँ? सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। फिर किसकी बात आती है? बात आती है जूट की, ठीक है। जूट की फसल की बात करें तो जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में पाई जाती है। जहां बाढ़ के मैदान होते हैं, खास तौर से पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल वो बाढ़ के मैदान है, और बाढ़ के मैदानों में क्या होता है? नदियां बाढ़ के पानी में नई मिट्टी बहाकर अपने साथ लाती हैं, और जो नई मिट्टी वहां पर जमा होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। उर्वरक मिट्टी यानी कि जिसकी उपजाऊ क्षमता ज्यादा होती है। किस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ज्यादा होगी? किस मिट्टी की होगी उपजाऊ क्षमता ज्यादा? जो बाढ़ के पानी में नई मिट्टी बह के आई है उसकी, और जिससे जल आसानी से निकल पाए। जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। कहाँ कहाँ होती है भाई ऐसी प्रक्रिया? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जो है जूट के प्रमुख उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। अब जूट का प्रयोग किस में होता है? जूट का प्रयोग होता है बोरियां बनाने में, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे, दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ये देखें आप, ये हैं जूट के लंबे लंबे पौधे, क्योंकि जूट की रस्सी भी देखो इतनी लंबी होती है, तो ऑब्वियसली पौधा भी लंबा होगा, और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी होती है इसके लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये कहानी हो गई आपकी जूट की। चलते हैं आगे। चलिए अब हम जानते हैं कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कौन कौन से करे गए हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तो देखें, हम सभी जानते हैं कि भारत की 60% से भी अधिक आबादी किस पर निर्भर है? अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यानी कि भारत की 2/3 जनसंख्या जो है किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अब हम आज़ादी के बाद की बात करें, स्वतंत्रता के बाद की बात करें, तो आज़ादी के बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की जगबंदी करी गई, सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति करने की प्राथमिकता दी गई, और 1960 से 1970 के दौर में 2 महत्वपूर्ण क्रांतियों की शुरुआत करी गई। एक थी ग्रीन रेवोल्यूशन और एक थी व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ठीक है। तो 1960 और 1970 में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ करी गई। अब ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति थी क्या? तो हरित क्रांति फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित थी, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित थी। अब कृषि में फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है? कृषि में फसल की पैदावार अगर आपको बढ़ानी है तो आपको आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि केमिकल से मिले हुए केमिकल युक्त उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स, और नए नए कृषि यंत्र जैसे कि हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब का प्रयोग आपको करना होगा, और सिंचाई के नए नए तरीके अपनाने होंगे, तब कृषि में पैदावार बढ़ेगी। हरित क्रांति लाई गई, इन सब चीज़ों का प्रयोग करा गया, और मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया कि गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि करनी है, ठीक है। और फिर श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई। ऑलराइट, ये सारे काम करे गए। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1980 और 1990 के दशकों की अगर हम बात करें तो 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था, और किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत करी थी। इस तरीके से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार भारत में करे गए थे। इसके अलावा किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए खेती के नए तरीके बताने के लिए कम्युनिकेशन का सहारा भी लिया गया, यानी कि संचार के साधनों का सहारा लिया गया, जैसे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करे जाते हैं। किसान उससे सीखते हैं। फिर उसके बाद किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अब ये बिचौलिए दलाल क्या होते हैं? जैसे कि किसानों को अपना अनाज किसको बेचना है? सरकार को डायरेक्ट बेचना है। ऑलराइट, अब बीच में माध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं ये बिचौलिए और दलाल। कैसे निभाते हैं? ये रहे भाई किसान, जैसे हम देखें तो इधर है किसान, किसान को अपना अनाज बेचना है। किसको बेचना है? सरकार को बेचना है। तो यहाँ पर माध्यस्थ की भूमिका कौन निभाएगा? दलाल निभाएगा। कैसे निभाएगा? दलाल के माध्यम से मंडी में किसान अनाज बेच पाएगा, जिसमें बीच में दलाल भी अपनी कमाई करेगा। तो एक तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस सरकार से किसान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और वो प्राइस बीच की कौन खा जाता है? एक तरीके से दलाल खा जाता है। तो उसी से किसानों को बचाने के लिए, यानी दलाल को खत्म करने के लिए, दलाल की भूमिका को खत्म करने के लिए क्या लेके आए? सरकार लेके आई न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम सहायता मूल्य किसे कहा जाता है? अब ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर सरकार किसान से अनाज खरीदती है। अब कैसे खरीदती है और कब खरीदती है और कब वैल्यू तय करी जाती है, किसान से कब डील तय करी जाती है? तो किसान जब फसल को बोता है, किसान को फसल को बोने से पहले ही सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किसानों से फसल की वैल्यू की डील करती है, फसल की प्राइस की डील करती है कि जब आपकी फसल पक्के तैयार हो जाएगी तो हम इतने रुपए में आपकी फसल खरीदेंगे। अब चाहे आपकी फसल कम पैदा हो, ज्यादा पैदा हो, या मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल में कोई खराबी आ जाए, लेकिन हम इस मूल्य पर आपसे फसल खरीदेंगे। किसके सहारे? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहारे ये डील होती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार का एक खाद्य डिपार्टमेंट है, ठीक है, फूड डिपार्टमेंट है एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है। तो जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किसानों से वो फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेती है। जैसे कि किसान ने तय कर दिया कि हम आपका गेहूं 200 रुपए क्विंटल में लेंगे, तो सरकार फसल पककर जब तैयार हो जाएगी तो इसी मूल्य पर लेगी, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है और उसी मूल्य पर सरकार उन किसानों से अनाज खरीदती है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात। फिर कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान की अगर हम बात करें, कृषि का हमारे भारत देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, रोजगार कितना दे पाता है कृषि क्षेत्र यानी कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, और कितना उत्पादन हो पाता है, इस बात को जानेंगे। तो 2010-11 की हम बात करें, 2010-11 में भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 52% कर्मचारी कार्यरत थे, और पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं कि लोगों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध हो पा रहा हो। ऑलराइट, ये कहानी हो गई। फिर क्या आती है? खाद्य सुरक्षा की कहानी, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? खाद्य सुरक्षा, क्या अनाज को सुरक्षित रखना, अनाज को खराब होने से बचाना, भोजन को खराब होने से बचाना खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी होती है? नहीं। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हमारे देश में अनाज इतनी मात्रा में उपलब्ध हो कि समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध हो जाए, समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। अब क्या हमारे देश के समाज के सभी वर्गों के लोग उस अनाज को खरीद पाने में सक्षम है? नहीं है। जैसे हम गरीब वर्ग की बात करें,
गरीबों में भी अति गरीब वर्ग की बात करें तो वो अपनी कमाई के माध्यम से 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। तो ऐसे वर्गों तक अनाज की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कि ताकि वो भी अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी कमाई के द्वारा अनाज को खरीद पाएं, तो कम मूल्य पर उन्हें अनाज उपलब्ध कराना। साथ ही साथ अगर हमारे देश में कोई आपदा आती है, ठीक है, कोई आपदा का दौर आता है, बाढ़ आती है, भूकंप आती है, सुनामी आती है, अकाल आता है, सूखा पड़ता है, तो उस दौरान भी समाज के सभी वर्गों को अनाज मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? सरकार को एडवांस में अनाज का भंडार करके रखना पड़ेगा, तब तो विपरीत परिस्थितियों में सरकार आपके लिए अनाज उपलब्ध करवा पाएगी। ऑलराइट, तो खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी क्या है कि समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना करी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम की इस रचना करी है, जिसके 2 घटक हैं। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पीडीएस। ठीक है, क्या है? पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पीडीएस, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब पीडीएस क्या होता है? पीडीएस क्या होता है? पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑलराइट, अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बफर स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो बफर स्टॉक की बात करें तो ये क्या है? सरकार के भंडार गृह, एक तरीके से कहा जाए तो सरकार के भंडार गृह हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, किस पर? अभी हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एफसीआई के माध्यम से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदती है। ठीक है, किस माध्यम से किसानों से अनाज खरीदना शामिल होता है इसमें। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? सरकार के बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं और सरकार फसल को बोने से पहले ही किसानों से एक मूल्य तय कर लेती है, एक डील तय कर लेती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ये डील तय करी जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, भारतीय खाद्य निगम जो है, क्या करता है? किसानों से अनाज खरीदता है। फिर वो अनाज बड़े बड़े भंडार गृहों में सुरक्षित रूप से रखा जाता है और फिर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को, जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनको अनाज का वितरण किया जाता है। और जब कभी देश में आपदा आती है, देश के किसी भी क्षेत्र में आपदा आती है, उन स्थानों तक अनाज की पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। ऑलराइट, ये बात हो गई क्या? बफर स्टॉक की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये जो वितरण किया जा रहा है बीपीएल परिवारों को, ठीक है, बीपीएल परिवारों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो कैसे किया जा रहा है? वो किस माध्यम से किया जा रहा है? बताओ भला, किस माध्यम से किया जा रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से। राशन की दुकान, जिसे हम उचित मूल्य की दुकान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उचित मूल्य की दुकान। ऑलराइट, किस नाम से जानते हैं? उचित मूल्य की दुकान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनके द्वारा, जैसे कि मान लो गेहूं की कीमत वर्तमान में, मान लो, ठीक है, जस्ट मान लो कि 20 रुपए किलो है, लेकिन क्या गरीब वर्ग का व्यक्ति जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 20 रुपए किलो में गेहूं खरीद पा रहा है? नहीं। तो बीपीएल कार्ड के तहत राशन की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मात्र 2 रुपए किलो में उसे गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा। मान लो चावल की कीमत 50 रुपए किलो है, तो बीपीएल कार्ड धारक व्यक्ति को 5 रुपए किलो की कीमत के हिसाब से चावल उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑलराइट, ये बात हो गई। अब क्या है?
हाँ, तो खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि खाद्यान्नों को अधिक से अधिक हम कैसे प्राप्त कर पाए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से, और उसको कैसे सुरक्षित रख पाए हम सरकार के बड़े बड़े भंडार गृहों में, इसकी व्यवस्था कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करती है। फिर क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाती है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य क्या क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी के प्राथमिक उद्देश्य क्या क्या है? चलिए समझते हैं इसको भी। क्यों खाद्य सुरक्षा देश में लाई गई, फूड सिक्योरिटी को क्यों बढ़ावा दिया गया? तो ये तो संभव है नहीं कि समाज का हर वर्ग का व्यक्ति हर चीज को खरीद पाए, हर खाना को खरीद पाए, हर अनाज को खरीद पाए। तो सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, सामान्य लोग, आम आदमी, गरीब जनता अनाज को खरीद पाए, इसीलिए उसकी कीमत इतनी रखी जाए कि व्यक्ति खरीद पाए और खा पाए, उसको 2 वक्त का भोजन मिल पाए। ठीक है, निर्धनों को भोजन प्राप्त करने में समर्थ बनाना, गरीब व्यक्ति अपने दम पर अपनी कमाई से भोजन खरीद सके। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, जब आप ज्यादा उत्पादन में वृद्धि करोगे तब तो आप जो है किसानों से अतिरिक्त अनाज खरीद पाओगे और उसको सस्ती दरों पर किसानों तक गरीब वर्ग तक पहुंचा पाओगे। फिर भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना। मुख्य रूप से किसका उत्पादन किया जाता है? मुख्य रूप से किसका वितरण किया जाता है? क्योंकि जरूरत सबसे ज्यादा होती है गेहूं और चावल की, इसीलिए इनका ही उत्पादन ज्यादा किया जाता है, इनकी ही खरीद ज्यादा करी जाती है, इन्हीं को ही ज्यादा स्टोर करके रखा जाता है। तो ये हो गए आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य। अब हम जानते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये वैश्वीकरण है क्या? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण एक प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया है। क्या है ये? एक प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया होती है, इकोनॉमिक प्रोसेस होती है एक। ठीक है, अब आर्थिक क्रिया किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विश्व में पाई जाने वाली, यानी कि जब दुनिया के कई सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, दुनिया के विभिन्न देशों में एक देश से दूसरे देश की तरफ आयात और निर्यात होने लगता है, एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपनी ब्रांच स्थापित कर लेती है, यानी कि व्यवसाय वैश्विक तरीके से जब होता है, अर्थव्यवस्था विश्व की जुड़ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, खेती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण की घटना जो है भारत में उपनिवेश काल से ही मौजूद है। कब से? उपनिवेश काल, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी क्या किया करते थे? अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन भेजने लगे। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में भेजने लगे। अंग्रेज यहाँ से कपास, कच्चे माल के रूप में कपास भेजते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन से सूती वस्त्र बन के आते थे भारत, और भारत के बाजारों में बिकते थे और दुनिया के अन्य देशों में बिकते थे, और ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज अपना मुनाफा कमाते थे। फिर क्या कहानी है? फिर 1990 के बाद की बात करें, ये तो हो गई आजादी के पहले के वैश्वीकरण की बात, कि आजादी के पहले जब ब्रिटिशर्स का शासन हम पे हुआ करता था, तब से ही ये वैश्वीकरण पाया जा रहा है। ठीक है, फिर 1990 के बाद क्या हुआ? 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण। किस तरीके से? तो कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से कंपटीशन नहीं कर पा रही है, स्पर्धा करने में असमर्थ, यानी कि कंपटीशन नहीं कर पा रही। कई फसलें ऐसी हैं जो हमारी मुख्य उत्पादक हैं, जैसे कि हम
बात करें गेहूं की, चावल की, दालों की, तिलहन की, कई सारी ऐसी फसलें हैं जिनका हमारे यहाँ मुख्य रूप से उत्पादन होता है, तब भी हम जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। फिर अब जेनेटिक रिवॉल्यूशन तो सभी ने सुना होगा, जीन क्रांति। जीन क्रांति क्या होता है भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हाइब्रिड किस्म विकसित करी जाती हैं। ठीक है, संकर किस्म का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड किस्म विकसित करी जाती हैं, बीजों की, सीड्स की नया इनोवेशन किया जाता है, नए बीज का इनोवेशन किया जाता है, जो आज ज्यादा प्रचलन में है। फिर आजकल कार्बनिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है, इसमें क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि जो रसायन युक्त केमिकल हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और भूमि को प्रदूषित कर देते हैं, मिट्टी की जो स्वयं की उपजाऊ क्षमता होती है उसको खत्म कर देते हैं। तो आजकल जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, कार्बनिक कृषि है, ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, यानी कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स के की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और ये वैश्विक रूप से करी जा रही है। ऑलराइट, अब भारतीय किसानों को अगर अपनी फसल में पैदावार बढ़ानी है, अपनी भूमि को प्रदूषित होने से बचाना है और वैश्विक कृषि से प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन करना है और जीतना है, तो एक उपाय यहाँ पर दिया गया है। एक तो पहले वो बताया कि कार्बनिक कृषि ज्यादा प्रचलन में है, तो भारत में भी इसको बढ़ावा देना चाहिए और भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए। शस्यावर्तन क्या होता है? मतलब कि हर मौसम के हिसाब से, आसान सी भाषा में समझाती हूं, हर मौसम के अनुसार एक ही भूमि पर फसल को बदल कर बोना। ठीक है, बदल कर उगाना या बोना, आप जो भी कह लें। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे अलग अलग मौसम कौन कौन से हो गए, फसल ऋतुओं की बात करें तो हमने जाना है भाई, खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है। ठीक है, अलग अलग मौसम में उगाई जाती हैं ये सब फसलें। जब अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसल आप एक ही मिट्टी पर, एक ही भूमि पर उगाओगे तो क्या होगा? आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, अलग अलग फसलों के अलग अलग दाम आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जिस भूमि पर आप ये अलग अलग फसल उगा रहे हो, खरीफ, रबी, जायद की, तो उस भूमि की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। आपको किसी भी प्रकार के ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करना पड़ता है, जिससे भूमि प्रदूषित होने से बचती है, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचता है। तो भारतीय किसानों को क्या करना चाहिए? शस्यावर्तन करना चाहिए, यानी कि फसल चक्र को अपनाना चाहिए। फसल चक्र यानी कि बदल बदल कर जब आप फसलों को बोते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फसल चक्र। फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ऑलराइट, तो भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे क्या होगा? आमदनी अधिक होगी। कीमती फसलें जैसे कि नगदी फसलें, आपकी सब्जियां हो गई, फल हो गए, जो बागवानी फसलें हैं, चाय की खेती है, कई सारी ऐसी खेती होती हैं जिससे फसल ज्यादा प्राप्त होती है, व्यापारिक फसलें जिन्हें नगदी फसलें कहा जाता है। तो आमदनी भी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। पर्यावरण निम्नीकरण यानी कि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, मिट्टी उपजाऊ होगी। क्लियर है कहानी? कोई डाउट? ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल क्लियर, ऑल साइड क्रिस्टल क्लियर। बढ़ा जाए फिर आगे, क्या कहते हो? कोई डाउट है अभी तक? लाइक शेयर बराबर से हो रहा है, कमेंट बराबर से हो रहा है, सब्सक्राइब बराबर से हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया सभी को? क्या कहते हो? क्लियर है?
चलो भैया, क्लियर है तो अच्छी बात है, और नहीं क्लियर है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, एक शब्द भी अगर समझ में नहीं आया, कोई भी बड़ा शब्द हो, वैसे समझाया तो मैंने सब कुछ है, अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट करके बताइए, हर एक शब्द का मीनिंग आपको बताया जाएगा। और ये चैप्टर मैंने कई सारी चीजें इसकी पढ़ा दी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा पढ़ा दिया है इसको, कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करा दिया। और ये था आज का आखिरी सेशन इस चैप्टर का, क्या, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने बाकी के लेक्चर्स भी अटेंड कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो जल्दी से जाइए और अटेंड कर लीजिए। अब क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर पाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। एनसीईआरटी पैटर्न से हम पढ़ाते हैं, यानी कि एनसीईआरटी सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस है कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।